पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं और कितने लोगों को वाकई में सीए के तहत नागरिकता मिलने की स्थिति है आज के लिए। तीनों देशों के अंदर मैसेज है कि भारत सरकार जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। तो ये 2014, आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो, कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे, फिर ये डेट एक्सटेंड करके 2024 कर दोगे, क्योंकि घुसपैठिए तो आ ही रहे हैं। आपने रोहिंग्यों की बात की, ये तो आप ही के टाइम में आए थे, ये तो 2014 के बाद आए सारे रोहिंग्ये, कैसे आए? अरविंद केजरीवाल डेट को वैसे ही बढ़ा रहे हैं जैसे ये हर बार, ये और इनकी पार्टी के नेता हर बार इनकी गिरफ्तारी का डेट लेकर आते हैं कि बस अभी कल मुझे गिरफ्तार करने वाले, अभी कल अरविंद जी को गिरफ्तार करने वाले, पर उनमें से एक भी डेट पे गिरफ्तारी हुई नहीं। वैसे ही अब ये नया मामला लेके कि 14 वाले हैं अभी तक, फिर 19 कर देंगे, फिर 24 कर देंगे, फिर 34 कर देंगे, फिर 47 कर देंगे। तो जब करेंगे तब विरोध कीजिएगा, अभी कल विरोध कर रहे हैं। सीए को लेकर अरविंद केजरीवाल कल से ये कह रहे हैं कि 3 देशों में कुल मिलाकर 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक है। अगर ये लोग भारत आ जाएंगे तो बवाल हो जाएगा, भारत के लोगों के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। बार बार वो 2.5 से 3 करोड़ वाला डेटा देकर लोगों के बीच एक तरह से डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी सुनेगा कि भाई 2.5-3 करोड़ लोग आएंगे तो हड़बड़ा जाएगा और आम लोग सीए के विरोध में आ जाएं, यही उनका प्रयास दिखता है एक तरीके से। लेकिन हम आपको मोटे तौर पर यह बताते हैं कि अभी सीए के लागू होने से तुरंत कितने लोगों को नागरिकता मिल सकती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार अब तक, और इंटेलिजेंस ब्यूरो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई अभी जितने लोग अप्लाई करेंगे यहां आए हुए हैं उसके हिसाब से पता चलेगा कि कितने लोग मांग रहे हैं। लेकिन आईबी रिपोर्ट जुटाई कि कितने लोगों ने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई किया था और यहां पर रह रहे हैं। तो आईबी के मुताबिक जो लॉन्ग टर्म वीजा है, लॉन्ग टर्म वीजा लेकर जो लोग भारत में हैं, और ऐसे कुल अल्पसंख्यक कितने हैं, अल्पसंख्यक जो यहां पर लॉन्ग टर्म वीजा लेकर रह रहे हैं, इनकी संख्या सुनिए। अभी माथा आपका गंगा आ जाएगा कि कहां केजरीवाल तो 2.5 करोड़ कह रहे थे और संख्या कितनी है, 31,313 लोग हैं बॉस, 31,313। इतने ही लोग लॉन्ग टर्म वीजा लेकर कुल अल्पसंख्यक रह रहे हैं। और इसमें हिंदू कितने हैं भाई, इसमें हिंदुओं की संख्या है 25,447, इसमें सिख हैं 5,807 लोग, इसमें ईसाई कितने हैं, इसमें ईसाई हैं मात्र 55 लोग, इसमें बौद्ध कितने हैं, इसमें बौद्धों की संख्या है 2 और पारसी हैं 2। तो आज की डेट में इतने लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा सरकार की तरफ से ऑलरेडी दिया हुआ है और वीजा देने का आधार धार्मिक प्रताड़ना रहा है और इन्हीं को सबसे पहले सीए का फायदा होगा। तो कितने लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी अगर ये सारे लोग अप्लाई कर दें, 31,313। अब कोई अरविंद केजरीवाल से पूछे कि सर ये 2.5-3 करोड़ का डेटा कहां से लाए हैं जब कट ऑफ 2014 है, तो यानी जिन्हें नागरिकता मिलेगी उनकी संख्या करोड़ों में हो सकती है जैसा केजरीवाल दावा कर रहे हैं, वैसा तो आंकड़ों से नहीं दिख रहा। इसलिए आज बीजेपी ने भी केजरीवाल पर सवाल उठाया। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल घबराएं नहीं, आपके शीश महल में शरणार्थियों को नहीं बसाएंगे। एक बार सुनिए मनोज तिवारी को, फिर सीए पर केजरीवाल के नए एजेंडे की बात करूंगा और कैसे उनके ही लोग उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं ये भी बताऊंगा। आपकी तरह उनको शीश महल नहीं दिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी, आपके राजमहल जैसा उनको राजमहल तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनको एक आवास मुहैया कराया जाएगा, उनको पानी मुहैया कराया जाएगा, उनको बिजली मुहैया कराई जाएगी, उनको भी अपनी एक इंसान की जिंदगी जीने का हक है। सीए के विरोध में अरविंद केजरीवाल का एक तर्क यह भी है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों की वजह से देश में अपराध बढ़ जाएंगे, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, दंगे भड़क जाएंगे, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ जाएंगे। केजरीवाल के मुताबिक ये शरणार्थी आपके ही घर के बाहर झुग्गी डालकर रहेंगे तो क्या आप सुरक्षित महसूस करेंगे? देश की सुरक्षा का क्या होगा? एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल कल से ये माहौल बना रहे हैं कि सीए के तहत इतने शरणार्थी आ जाएंगे कि आपकी नौकरी, राशन, घर सब खतरे में आ जाएंगे। जबकि अरविंद केजरीवाल की सरकार खुद रोहिंग्यास को इतनी मेहरबान थी कि उन्हें राशन बांट रही थी। कोरोना के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया था कि उनसे लॉकडाउन के दौरान पर्याप्त मात्रा में रोहिंग्या परिवारों को राशन दिया था। दिल्ली में रोहिंग्या के 3 कैंप में राशन बांटा गया। कोर्ट को बताया गया कि जहां रोहिंग्या परिवार बसे हैं उनके पास ही 4 हंगर सेंटर चला रहे हैं। तब तो अरविंद केजरीवाल से किसी ने नहीं कहा कि क्यों हमारा राशन रोहिंग्या परिवारों को बांट दिया, वो भी कोरोना काल में। दिल्ली के कालिंदी कुंज की यमुना खादर में रोहिंग्या बस्ती, वहां 56 परिवार रहते हैं और करीब 230 लोग बसे हुए। इन लोगों के पास बिजली की सुविधा है, पानी भी मिल रहा है और इनके बच्चे स्कूल भी जाते हैं। इस पर तो अरविंद केजरीवाल कभी नहीं कहते कि इन्हें क्यों बिजली मिल रही है, आपकी बिजली इनको जा रही है क्या, इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपके बच्चों का एडमिशन जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। हमने यहां बसे लोगों से बात की तो बहुत लोग बात करने को तैयार नहीं। जिन चुनिंदा लोगों ने बात की उन्हें सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि रोहिंग्या पर किसने केजरीवाल को चैलेंज कर दिया। बिजली है और पानी की एक गाड़ी सोसाइटी के लिए आते हैं। अच्छा, उसमें हम भी लेते हैं, टैंकर जो आता है वो सोसाइटी के लिए आता है। स्कूल की व्यवस्था है, दूर है, तो जैसे खादर है ना, आप मान लो खादर पे जाने पड़ते बच्चा। अब ये यहाँ रह रहे हैं तो पानी तो पिएंगे, लेकिन इस पर किसी ने सवाल तो नहीं उठाया कि आपके हिस्से का पानी इनको दिया जा रहा है रोहिंग्यास को, इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। किसी ने ये तो नहीं कहा कि इनके बच्चे आपके बच्चों की जगह स्कूल जा रहे हैं, आपके बच्चों की जगह ले रहे हैं। सिख शरणार्थी देश के लिए खतरा दिख रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों पर वो मेहरबान दिखते हैं। इसी पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को रोहिंग्या मुसलमानों में अपना वोट बैंक दिखता है। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिरसा ने सीएम केजरीवाल को चैलेंज करते हुए कहा कि वो रोहिंग्या मुसलमानों पर उसी भाषा में बोलकर दिखाएं जैसे वो हिंदू और सिख शरणार्थियों के बारे में कह रहे हैं। सुनिए एक बार। अरविंद केजरीवाल जी, आप एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए किस कदर नीचे गिर गए हैं? अगर आप में हिम्मत है, अगर आप देश के लिए सच बोल रहे हैं, आपके अंदर पीड़ा है, तो बोलकर दिखाइए कि रोहिंग्या मुसलमान जो यहां पर आए हैं उनको घर देश से बाहर निकालो, हमारे बच्चों के लिए खतरा है। कहकर दिखाइए, कहकर दिखाइए कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हमारे मुल्क में घुस आए हैं उनको बाहर निकालिए, हमारे बच्चों के लिए खतरा बने पड़े, वो हमारे बच्चों के लिए रोज खतरा बने पड़े। कह के दिखाइए। आप कनाडा की बात कर रहे थे, कह के दिखाइए कि कनाडा के अंदर जो सीरिया से लोग गए हैं, इंग्लैंड के अंदर जो इराक और सीरिया से लोग गए हैं, उन लोगों ने हालात वहां कितने बिगाड़ दिए हैं कि वहां की इमिग्रेशन बंद करनी पड़ी है। बोलिए ये सच। आप इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आप एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए आज हिंदुओं को और सिखों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप हमें बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले लोगों में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग हैं। दिल्ली और पंजाब में अगर केजरीवाल की सरकार है तो उसमें सिख समुदाय की भी बड़ी भूमिका है। लेकिन आज वही केजरीवाल बाहर से आने वाले सिखों को पाकिस्तानी कह रहे हैं और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। जबकि आप दिल्ली और पंजाब में सिखों की आबादी देखिए,
दिल्ली में अगर आप देखेंगे हो चुके थे। इन्होंने अपने इलाके के अंदर अपना रूल जैसे कि दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम इलाके जो दूसरे किसी देश में है वहां देखने को मिलता है, ये लोग जहां भी मेजॉरिटी में आ जाते हैं या फुल मेजॉरिटी में आ जाते हैं, वहीं पर ये लोग शरिया लॉ लगाते हुए देर नहीं लगाते, तुरंत शरिया लॉ लग जाता है। इंडिया में भी अभी एक गांव पकड़ा गया है जहां शरिया लॉ लगा दिया गया। लंदन के अंदर, ईस्ट लंदन में शरिया लॉ लगाने की डिमांड है। तो ऑस्लो से लेकर यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारी हैं जिनके अंदर शरिया लॉ की बात चल रही है और लगातार ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि क्योंकि हम यहां मेजॉरिटी में हैं तो हम यहां शरिया लॉ लगाएंगे। लंदन तो लगभग इस्लामाइजेशन हो चुका है लंदन का, और ब्रिटिशर्स अपनी रेस को वहां से खो चुके हैं या वहां पर अब वो प्रेजेंट ही नहीं है और व्हाइट रेस लंदन से लगभग बाहर हो चुकी है। कैन यू इमेजिन? अब यहां पर यही तो प्रॉब्लम है कि ये रोहिंग्या जो है वो बांग्लादेश से आए हैं, रेडिकल माइंडसेट लोग हैं। रेडिकली माइंडसेट लोग होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आई कि ये लोग अपने इलाके के अंदर रोहिंग्या लैंड बसाने की तैयारी कर रहे थे। इनफैक्ट इन्होंने अराकान आर्मी खड़ी करी, रोहिंग्या लैंड की डिमांड करने लगे और उस इलाके में पहले जितने बौद्ध थे और उसके बाद जितने हिंदू थे सबको मार के भगाना शुरू किया। 300 हिंदुओं की डेड बॉडीज को कब्र के अंदर दबा के दफना के फेंक दिया गया। कैन यू इमेजिन? पूरे का पूरा गांव 300 हिंदुओं का, और उनको काट डाला गया इन रोहिंग्याओं के द्वारा। अब ये रोहिंग्या जो थे उन्हें इनके देश से मार काट के इसलिए थोड़ा भगाया कि इनको रिलीजियसली प्रॉब्लम थी, नहीं, इसलिए भगाया गया क्योंकि उनकी कंट्री को तोड़ने की डिमांड कर रहे थे। यानी इस पूरी कम्युनिटी के अंदर कंट्री को तोड़ने की डिमांड आज भी मौजूद है। और रोहिंग्या मुसलमान को भारत में बसाने के पीछे का एक लॉजिक, भारत को कहीं ना कहीं तोड़ने की एक साजिश। जैसे 4000 के करीब रोहिंग्या अगर जम्मू कश्मीर बॉर्डर के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा गिरोह है जो इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। सोचकर देखिए, मतलब आप सिंपल सा एक नारा लगाकर सिंपल सी कैलकुलेशन उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रोहिंग्याओं के साथ असल में प्रॉब्लम क्या है। कैन यू इमेजिन? यहां से रोहिंग्या बांग्लादेश में एंटर करते हैं, बांग्लादेश से रोहिंग्या वेस्ट बंगाल में एंटर करते हैं और इनकी एक बस्ती यहां पर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर बॉर्डर में पाकिस्तान बॉर्डर के साथ मिलती है। लगभग 3-3.5 हजार किलोमीटर का ये डिस्टेंस ट्रेवल करके 4000 रोहिंग्या सेंसिटिव बॉर्डर इलाके के अंदर अगर मौजूद हैं तो मुझे एक बात बताइए, कोई बड़ा नेक्सस ही यहां पर मिलेगा। और ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिल रहे हैं कि जितना भी चाहे वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो गया, चाहे उत्तराखंड का हल्द्वानी इलाका हो गया, बड़े नंबर में वहां पर बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या मौजूद है। और दूसरी सिचुएशन ये, जहां पर भी ये कम्युनिटी मौजूद है, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सब चीजों को बर्बाद करके रख दिया है और सब चीजों को मतलब इवन पुलिस तक अंदर जाने से डर रही है। ऐसे में यहां पर रोहिंग्या मुस्लिम्स या बांग्लादेशी मुस्लिम्स कोई परसिक्यूटेड मुस्लिम्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है वो परसिक्यूटेड मुस्लिम्स नहीं है, बल्कि ये लोग अपने देश के, खासकर रोहिंग्या मुस्लिम्स अपने देश के रिबेल्स हैं और वो रिबेल्स वहां पर उस रिबेलियन को हार चुके हैं, इसलिए अब अपना एक नया रास्ता तलाश रहे हैं। और वो रास्ता जो है वो भारत के अंदर अपना एक पोजीशन बनाकर भारत के मुसलमानों के साथ मिलकर उनको स्ट्रॉन्ग करने की सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं। असलियत में जो लोग भी कंपेयर करते हैं कि बांग्लादेशी मुस्लिम्स और रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं दीज आर इक्वल टू हिंदूज, तो वो लोग असलियत में हिंदू विरोधी मानसिकता के वो लोग हैं जो किसी भी तरीके से हिंदू को फलते फूलते नहीं देखना चाहते। उसकी एक सिंपल सी आदत है, सिंपल सा उसका माइंडसेट है हिंदू का, और वो ये मतलब इन लोगों का कि भैया ये आने नहीं चाहिए क्योंकि ये जहां हैं परसिक्यूटेड हैं, अच्छे लग रहे हैं, या तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर वो कहीं ना कहीं इनको मार डाला जाएगा, इनकी औरतों बच्चियों को रेप कर लिया जाएगा। और यहां वाले जो इंडिया के अंदर बैठे हुए वो लोग जो सीएए एनआरसी का, खासकर सीएए का विरोध कर रहे हैं, उनके दिल को तसल्ली मिलेगी अगर हिंदुओं को इस तरीके से खत्म किया जाएगा, उनकी औरतों की इज्जत लूटी जाएगी, बच्चियों को अगवा किया जाएगा। और कहीं ना कहीं सिचुएशन अभी मैं आपको यहां पर अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि इस लेवल का यहां पर एक मामला है कि आपको खुद ही लगेगा कि एक 13 साल की जो बच्ची है उस बच्ची को कहीं ना कहीं अगवा, मतलब उस बच्ची को, एक बच्ची 15 साल की है, जब वो 13 साल की थी तो 45 या 47 साल का एक पाकिस्तानी मुस्लिम उसको अगवा करके ले जाता है, उसका धर्म जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करवाता है, उसकी शादी कर लेता है, उससे शादी कर लेता है। और जैसे ही उसे शादी कर लेता है ऑब्वियस सी बात है मामला हाईकोर्ट में जाता है। और जैसे ही मामला हाईकोर्ट में जाता है, हाईकोर्ट में बैठा हुआ कौन सी वाली बीज का बीज है वो जज, पाकिस्तानी जज, पाकिस्तानी हाईकोर्ट का जज कहता क्या हुआ फिर? बच्ची का इसके साथ शादी करना बुरी बात तो है नहीं, और क्योंकि इसने कलमा पढ़ लिया, अब ये मुसलमान हो चुकी है, तो ये अब अपने शौहर की प्रॉपर्टी है, इसको अब वापस नहीं कर सकते। लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, बिलख रही है कि प्लीज मुझे जाने दो या जो भी मामला है, लेकिन नहीं, कोई उसकी सुनवाई करने वाला नहीं है, ये रिलीजियसली परसिक्यूटेड है। अब इसमें दर्द की बात यह है दोस्तों कि असलियत में यहां पर वो लड़की को ऐसा करने के लिए, मतलब वो जैसे ही लड़की ऐसा कर रही है उसको देख के भारत के अंदर कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई जितना हो रहा है उतना अच्छा है, जितना ये लड़की रोएगी उतना अच्छा है, बड़ा अच्छा लगेगा। उसका कारण उसका यह है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा हुआ एक हिंदू लड़की मुसलमान बन गई और एक हिंदू वंश जो है वो खत्म हो गया। इससे ज्यादा कोई माइंडसेट नहीं है। आप समझिए, वो जितना मर्जी रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई कुछ करने वाला नहीं है उनको, क्योंकि उनके लिए तो वो एक हिंदू से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और क्योंकि वो एक हिंदू से ज्यादा कुछ भी नहीं है, इस वजह से उसके लिए उसके साथ किसी तरीके की कोई भी सिंपैथी नहीं रखी जाती, और जानबूझकर उनको किसी भी तरीके से प्रोसिक्यूट करवाया जाता है। ये पाकिस्तान की आदत है, पाकिस्तान, ये इंडिया में रहने वाले हिंदू विरोधी मुसलमानों की या हिंदू विरोधी गैंग्स की आदत है, जिनको बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से हिंदू लड़कियों को अगवा करने वाले गैंग्स एक्टिव हो और कैसे भी करके हिंदुओं का इस जमीन पर से सर्वनाश कर दिया जाए। अभी मैं वो वीडियो ढूंढ के आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं जो चीज है, वो लड़की रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। यस, ये वाली वीडियो है, जस्ट अ सेकंड। भाई
भाषा में रोड तो जुल्म है बाबा ना इंसाफ है 13 साल जिहानी है शायद ना इंसाफ है ऐसा कि कोर्ट में भी कोई इंसाफ उनको मिले कि का भी कोने ई आन ई लोग कागे संता आन मुद्दा हेडा लोग मासा रोई पे पर को भी फैसलो असन हक में ना हेडो ना इंसाफ है हेडो जुल्म ना इंसाफ जेके से ता दिसो ई लोग पे दाऊ ता दिसो यानी पुट अल्को पान खोफ में ऐसी छात्र बाबा क्या सारी थी ना बाकी माफी का सब बाबा जेल याद रखना तेरी घड़ी को यहां पर जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, यहां जो आपको मैंने ये वीडियो दिखाई है, इस वीडियो में जो लड़की रोती हुई आपको दिखाई दे रही थी, यही वो 13 साल की लड़की थी। पीछे बंदा बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि 13 साल की इस लड़की को किस तरीके से निकाला गया है, सॉरी किस तरीके से अगवा किया गया, पीछे बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट में भी हमारी सुनवाई नहीं, इंसाफ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ऐसे लोगों को यहां पर भारत में मजा आता है। मतलब इन लोगों को रोते हुए देख के केटी दानिश जैसे लोगों को भारत में मजा आता है कि हाँ अच्छा है हिंदू मर रहा है, अच्छा है हिंदू खत्म हो रहा है। ये बिटर ट्रुथ है। और इसी वजह से सीएए के नाम पे हर कदम पे रोड़े अटकाए गए, रोड़े अटकाए गए एक एक जगह पर। और ये बताया गया कि देखो नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। आज वो हो रहा है तो सिचुएशन वुड चेंज। और रही बात कोई ये डिसाइड करने वाला कि टीचर हूं या नहीं हूं, औकात में रहे, समझे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।